बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूँ आपके अपने चैनल केपीके नर्स में। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमने स्टार्ट किया है बीएस नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर माइक्रोबायोलॉजी का पहला यूनिट इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी। हमने इस चैप्टर को दो हिस्सों में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में हमने तकरीबन 17 तक टोटल स्लाइड पढ़े थे, लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं 18 से लेकर 37 तक, यानी कि चैप्टर को आज ख़त्म करना है। तो आज की इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ने वाले हैं, डिफाइन करने वाले हैं प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक को। इसके अलावा डिफरेंशिएट करने वाले हैं बिटवीन प्रोकैरियोटिक्स एंड यूकैरियोटिक्स। इसके अलावा हम वायरस स्ट्रक्चर एंड इट्स बेसिक प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने वाले हैं और माइक्रोबियल न्यूट्रिएंट्स को भी पढ़ने वाले हैं कि कौन से मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम क्लासिफिकेशन ऑफ द बैक्टीरिया को पढ़ने वाले हैं, यानी कि बैक्टीरिया किन किन चीज़ों पर क्लासीफाई हुआ, यानी कि बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी, बेस्ड ऑन मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ द फ्लैजेला एंड बेस्ड ऑन द मोटिलिटी। तो ये हमारे पास सारे आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वन बाय वन, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट स्लाइड होने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं हम हमारे 18 स्लाइड से। Prokaryotic cell. What is prokaryotic cell? Prokaryotic is a Greek word. Pro means before and kryon means nut or kernel. कर्नल का मतलब है मेन स्ट्रक्चर पार्ट, जैसे कि न्यूक्लियस है। तो प्रोकैरियोटिक का मतलब है प्रो मीन्स फॉल्स एंड क्रियॉन मीन्स न्यूक्लियस, यानी कि हैविंग फॉल्स न्यूक्लियस, जिसके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन नहीं होता, जैसे कि यूकैरियोटिक में होता है जिसके पास ट्रू न्यूक्लियस है। ओके जी। प्रोकैरियोटिक्स आर द ऑर्गेनिज्म विद अ प्राइमोर्डियल न्यूक्लियस। यहाँ पर डिफाइन किया जा रहा है कि हैविंग न्यूक्लियस बट प्राइमोर्डियल न्यूक्लियस। प्राइमोर्डियल न्यूक्लियस हमारे पास जो वेल डेवलप नहीं होता, यानी कि बिल्कुल प्राइम लेवल पर डेवलप होता है, जो जैसे कि यूकैरियोटिक में है इस तरह का नहीं होता। यानी कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो सिर्फ साइटोप्लाज्म में पड़े होते हैं विदाउट मेम्ब्रेन। ओके जी। दे हैव अ मच सिंपलर मॉर्फोलॉजी देन यूकैरियोटिक सेल। इनका जो मॉर्फोलॉजी है बहुत ही सिंपल होता है कंपेयर टू यूकैरियोटिक सेल एंड लैक अ ट्रू मेम्ब्रेन, और इनके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन नहीं होता, यानी कि जो इनका न्यूक्लियस और जो ऑर्गेनेल है उनके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन नहीं होता। एंड सेलुलर ऑर्गेनिज लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एटसेट्रा। ओके जी। ऑल द बैक्टीरिया एंड आर दी प्रोकैरियोटिक्स। हमारे पास कौन कौन से एग्जांपल है प्रोकैरियोटिक सेल के? बैक्टीरियल एंड आर्की। तो ये हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं। What is eukaryotic cell? U means it's a Greek word. U means true, cryon mean nut और kernel, यानी कि I mean ट्रू न्यूक्लियस, जिसके पास बिल्कुल ट्रू न्यूक्लियस होता है। मेम्ब्रेन भी इर्द गिर्द होता है न्यूक्लियस के, और दूसरे जो ऑर्गेनेल होते हैं उनके इर्द गिर्द भी मेम्ब्रेन्स होते हैं। यूकैरियोटिक्स possess a membrane enclose the nucleus and cell organelles. They are more complex morphological and are usually larger than prokaryotics. हमारे पास इनके इर्द गिर्द न्यूक्लियस होता है, मेम्ब्रेन होता है, और ये हमारे पास वेरी कम्प्लेक्स होते हैं। इनकी स्टडी भी कम्प्लेक्स होती है और फंक्शन भी कम्प्लेक्स होते हैं और मेटाबॉलिज्म भी कम्प्लेक्स होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एल्गे, फंजाई, प्रोटोजोआ, हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स आर द यूकैरियोटिक सेल। तो ये हमारे पास सारे यूकैरियोटिक से होते हैं, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल में दी गई है। ओके जी। डिफरेंशिएट करने वाले हैं प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल को। प्रोकैरियोटिक सेल में हमारे पास न्यूक्लियस नहीं होता, अगर होता भी है तो बहुत ही सिंपल होता है, यानी कि मेम्ब्रेन भी नहीं होता है उसके इर्द गिर्द, और जेनेटिक मटेरियल जो होते हैं वो साइटोप्लाज्म में वैसे पड़े होते हैं। नो मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर इनसाइड द सेल, कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता। और स्मॉल 1 to 10 माइक्रोमीटर इन साइज। कितना साइज होता है उनका? 1 to 10 माइक्रोमीटर। ये भी एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 सेलुलर पीस ऑफ डीएनए और 1 पीस ऑफ सेलुलर डीएनए होता है, वो भी साइटोप्लाज्म में पड़ा होता है। ओके जी। हैज़ अ न्यूक्लियस, यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस होता है। हैज़ अ मेम्ब्रेन ऑर्गेनील्स और स्ट्रक्चर इनसाइड द सेल, और इनके जो ऑर्गेनील है उसके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन होता है। लार्जर देन प्रोकैरियोटिक्स, हमारे पास लार्जर देन होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, जैसे कि 10 to 100 माइक्रोमीटर। यहाँ पर 1 to 10 माइक्रोमीटर, 10 माइक्रोमीटर लास्ट सेल होता है जो सबसे बड़ा होता है, और यहाँ पर 10 से स्टार्ट होता है 100 माइक्रोमीटर तक। तो ये भी आप लोगों ने याद रखना है। सेवरल डीएनए पैक्ड इनटू द स्ट्रैंड कॉल्ड क्रोमैटिन। जी हाँ, इनका जो डीएनए होता है वो न्यूक्लियस में होता है और वेल डिफाइंड डीएनए होता है, और ये पैक्ड होकर क्या बनाता है? क्रोमैटिन बनाता है। ओके जी। क्या सिमिलरिटी है? सिमिलरिटी ये है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, साइटोप्लाज्म
डीएनए और जेनेटिक मटेरियल राइबोसोम्स दैट मेक द प्रोटीन। जी हाँ, हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल में तो जो ऑर्गेनेल होते हैं उनके इर्द गिर्द तो मेम्ब्रेन नहीं होता, लेकिन ओवरऑल जो होता है उनके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। जैसे कि बैक्टीरिया में म्यूरिन और पेप्टाइडोग्लाइकिन सेल वॉल होता है। ओके जी, साइटोप्लाज्म भी कॉमन होता है, दोनों में साइटोप्लाज्म होता है। डीएनए और जेनेटिक मटेरियल दोनों में होते हैं, लेकिन डीएनए यहाँ पर प्रोकैरियोटिक सेल में उसके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन नहीं होता और यूकैरियोटिक में वेल डिफाइंड डीएनए होता है। राइबोसोम भी होता है जो प्रोटीन बनाते हैं, दोनों में बनाते हैं। ओके जी, वायरस स्ट्रक्चर एंड इट्स बेसिक प्रॉपर्टीज। ओके जी, वायरस स्ट्रक्चर, ईच वायरस पार्टिकल और वायरन इज कंपोज्ड ऑफ डैश। जैसे कि आप लोग जानते हैं हमारे पास वायरस के कुछ प्रॉपर्टीज़ लिविंग थिंग्स में आते हैं और कुछ प्रॉपर्टीज़ नॉन लिविंग थिंग में आते हैं। यहाँ पर वायरस के स्ट्रक्चर के बारे में बताया जा रहा है कि वायरस पार्टिकल और वायरन। वायरन का मतलब है कि वो पार्टिकल्स, वो वायरल पार्टिकल जो डिजीज़ काज कर सकता है। तो हमारे पास वायरस या वायरन का स्ट्रक्चर किस चीज़ से बना है? आ प्रोटीन कॉट, कैप्सिड, न्यूक्लिक एसिड, कोर। यानी कि प्रोटीन कॉट होता है वायरस का, जो वायरस को के इर्द गिर्द होता है, तो उसे हम कैप्सिड कहते हैं। और हमारे पास न्यूक्लिक एसिड जहाँ पाए जाते हैं तो उस जगह को कोर कहा जाता है। तो दो पार्ट हुए, कैप्सिड और कोर। ओके जी, थर्ड पार्ट हमारे पास है मेनी वायरस आर नेक्ड बट सम आर इन्वॉल्व। हमारे पास कुछ वायरस में इन्वॉल्व होता है, यानी कि इर्द गिर्द इन्वॉल्व होता है, और कुछ वायरस के इर्द गिर्द इन्वॉल्व नहीं होता। तो ये हमारा थर्ड जो पार्ट है ये कभी वायरस में होता है और कभी वायरस में नहीं होता। ओके जी, वायरल कैप्सिड। वायरल कैप्सिड इंपॉर्टेंट है तो इसलिए डिटेल में एक्सप्लेन किया गया यहाँ पर। इट इज़ अ प्रोटीन कॉट सराउंडिंग द न्यूक्लिक एसिड। ये हमारे पास प्रोटीन कॉट है, प्रोटीन से बना होता है, और ये हमारे न्यूक्लिक एसिड वायरस के न्यूक्लिक एसिड को इर्द गिर्द होता है। इट इज़ कंपोज ऑफ स्मॉल प्रोटीन। ये हमारे पास स्मॉल प्रोटीन सब यूनिट से बना होता है जो अरेंज होता है सिमेट्रिकली, तरतीब के साथ अराउंड द न्यूक्लिक एसिड। इसका कैप्सोमियर। तो यानी स्मॉल दानेदार कैप्सोमियर्स मिलकर हमारे पास क्या बनाता है? कैप्सिड। और यही कैप्सिड प्रोटेक्शन करता है हम वायरस के न्यूक्लिक एसिड को, जहाँ पर डीएनए और आरएनए पाया जाएगा। ओके जी, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ द वायरस, दे आर वेरी स्मॉल इन साइज एंड फ्रॉम 20 to 300 नैनोमीटर। स्मॉल साइज के होते हैं, 20 to 300 नैनोमीटर का होता है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दे कंटेन वन काइंड ऑफ द न्यूक्लिक एसिड, आरएनए और डीएनए इज देयर जीनोम। या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा वायरस में, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है। दे आर द मेटाबॉलिकली इनर्ट because they do not possess enzyme system necessary for this synthesis of the new viral material राइबोसोम। ओके जी, तो हमारे पास इनका जो मेटाबॉलिकली प्रोसेस है वो इनर्ट है। ये मेटाबॉलिकली प्रोसेस नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत ही सिंपल सेल होता है, और ये हमारे पास जिस बॉडी में रहता है उसी बॉडी में रेप्लिकेट करता है और अपने आप के बाइनरी और मल्टीपल फीचर से अपने आप को मल्टीपल करता है। तो हमारे पास इसमें मेटाबॉलिकली कोई प्रोसेस नहीं होता। दे आर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट एज दे रेप्लिकेट इनसाइड दी लिविंग सेल। ये हमारे पास इंट्रासेलुलर पैरासाइट है जो हमारे ह्यूमन की बॉडी में या किसी भी लिविंग थिंग की बॉडी में डुप्लीकेट होते हैं। दे आर ओनली सीन बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये हमारे पास बहुत ही छोटे हैं, 20 to 300 नैनोमीटर इन साइज है, तो माइक्रोस्कोप के ज़रिए हम ओनली देख सकते हैं। ओके जी, माइक्रोबियल न्यूट्रिशन। हमारे पास कौन कौन सी माइक्रोबियल न्यूट्रिशन है? माइक्रोबियल न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट्स आर द सब्सटेंस दैट आर यूज्ड टू सप्लाई एनर्जी। न्यूट्रिएंट्स को आप जानते हैं कि हमारे पास एनर्जी को सप्लाई करते हैं। न्यूट्रिएंट्स आर सब्सटेंस यूज इन बायोसिंथेसिस एंड एनर्जी प्रोडक्शन एंड रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ। हमारे ग्रोथ के लिए रिक्वायर है, और ये बायोसिंथेसिस के लिए रिक्वायर, यानी लाइफ के लिए रिक्वायर होता है। न्यूट्रिएंट्स आर बेसिकली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। नंबर 1 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल करते हैं तो इसको हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। मैक्रो मीन लार्ज, न्यूट्रिएंट मीन न्यूट्रिशन। ओके जी, दीज आर द रिक्वायर्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द लार्ज अमाउंट एंड कंज्यूम 95% ऑफ द सेल ड्राइवेट। तो हमारे पास एक सेल का ड्राइवेट जो होता है वो कितना परसेंट माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बनाता है? मैक्रो 95%। बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। बेसिकल माइक्रोबियल न्यूट्रिएंट जो हमारे पास है H2O है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, फास्फोरस है। तो अभी हम एक एक एलिमेंट को डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि क्यों ये हमारे पास मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ओके जी, हमारे पास पहला आता है वाटर, H2O।
वाटर इज एसेंशियल फॉर द सेलुलर एक्टिविटीज, इट कंटेन्स 70 to 90% ऑफ द वेट ऑफ अ सेल। हमारे पास सेल के का कितना कंपोजिशन बनाते हैं, 90%। वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट एंड इट इज डिजॉल्व मेनी केमिकल सब्सटेंस इंक्लूडिंग न्यूट्रिएंट टू मेक देम readily अवेलेबल फॉर द एब्जॉर्प्शन बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो हमारे पास वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहा जाता है और इसी में मेटाबॉलिकली प्रोसेस होते हैं और केमिकल सब प्रोसेस होते हैं वाटर में, तो इसलिए 90% ऑफ द सेल बनाता है। ओके जी, और यही फिर ऑब्जर्व होते हैं और यूज होते हैं बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके जी, कार्बन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज कार्बन इज एसेंशियल न्यूट्रिएंट। हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है कार्बन इज एसेंशियल न्यूट्रिएंट इस्तेमाल करते हैं। इट कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 50% ऑफ द ड्राइवेट ऑफ द बैक्टीरियल सेल। तो यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरियल सेल के बारे में बात की जा रही है कि 50% ऑफ द बैक्टीरियल सेल बनाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है इसके लिहाज से। टू मेजर सोर्सेज ऑफ द कार्बन आर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। हमारे पास कार्बन या तो ऑर्गेनिक फॉर्म में होगा या इनऑर्गेनिक फॉर्म में। ऑर्गेनिक लिविंग थिंग्स में होता है और इनऑर्गेनिक आमतौर पर जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज इनऑर्गेनिक सोर्स ऑफ कार्बन। ये हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये इनऑर्गेनिक सोर्स ऑफ कार्बन है। ओके जी, ऑक्सीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है, बट हाउएवर देयर आर सम एक्सेप्शन फॉर सम बैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरिया के लिए एक्सेप्शन जो अभी हम आगे एरोबिक इनएरोबिक को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। द बैक्टीरिया विच कैन लिव ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन आर कॉल्ड स्ट्रिक्ट एरोबिस। वो बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन के बगैर नहीं रह सकती तो उसको हम एरोबिस कहते हैं, एरोबिस। फॉर एग्जाम्पल माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो टीबी को काज करते हैं, ट्यूबरकुलोसिस को, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड दोज विच कैन ग्रो ओनली इन द एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन। और इस तरह की माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया भी है जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में ग्रो करते हैं, तो उसको हम क्या करते हैं, इनएरोबिक्स। जैसे कि क्लोस्ट्रिडियम टेटिनी, टेटिनस डिजीज़ को काज करती है। टेटिनस में क्या होता है कि इनवॉलेंट्री मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है, तो हमारे पास क्लोस्ट्रिडियम टेटिनी जो है वो कौन से बैक्टीरिया है, इनएरोबिक्स बैक्टीरिया है। सम ऑफ द बैक्टीरिया दैट कैन लिव इन बोथ कंडीशन आर कॉल्ड फैकल्टेटिव एनारोबिस। जी हाँ, फैकल्टेटिव एनारोबिस जो है बहुत ही कंडीशन में सर्वाइव कर सकती है, तो ये भी आप लोगों ने याद रखना है, यानी कि अपनी मर्जी से रहती है, या तो एरोबिक में या एनारोबिक। ओके जी, आगे जाते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इज अ मेजर कंस्टिट्यूट ऑफ द प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एंड अदर मॉलिक्यूल ऑफ द माइक्रोऑर्गेनिज्म। माइक्रोऑर्गेनिज्म में क्या होते हैं, न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन तो होते हैं, स्मॉल अमाउंट में होते हैं लेकिन होती तो है, तो इसलिए नाइट्रोजन जो है मेजर पार्ट है प्रोटीन का और न्यूक्लिक एसिड का, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। टिपिकली बैक्टीरियल सेल इज कंपोज्ड ऑफ 12% ऑफ द नाइट्रोजन बाय इट्स डेरिवेटिव। तो बैक्टीरियल सेल में अमूमन कितना परसेंट होता है नाइट्रोजन, 12%। माइक्रोऑर्गेनिज्म ऑब्टेन नाइट्रोजन फ्रॉम द ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सोर्सेज। ऑर्गेनिक सोर्स इंक्लूड अमीनो एसिड एंड अदर ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। इनऑर्गेनिक सोर्सेज इंक्लूड एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, नाइट्रेट एंड अमोनिया। तो हमारे पास नाइट्रोजन या तो ऑर्गेनिक फॉर्म में हम लेते ऑर्गेनिज्म माइक्रोऑर्गेनिज्म लेते हैं या इनऑर्गेनिक सोर्सेज में। तो इनऑर्गेनिक सोर्सेज कहाँ से आते हैं नाइट्रोजन, अमोनिया से या नाइट्रेट से, और ऑर्गेनिक सोर्सेज कहाँ से आते हैं, अमीनो एसिड या प्रोटीन से। जब प्रोटीन को ब्रेक डाउन किया जाता है तो उससे नाइट्रोजीनियस बेस और नाइट्रोजन कंपाउंड प्रोड्यूस होता है। ओके जी, सल्फर भी मैक्रो है, यानी कि ज़्यादा माइक्रोऑर्गेनिज्म के वो अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। सल्फर इज एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ द प्रोटीन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इट इज़ अ प्राइमरी फाउंड इन सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड में भी होते हैं लाइक सिस्टीन एंड मिथ्योनिन। सिस्टीन एंड मिथ्योनिन दो अमीनो एसिड है, तो इसमें सल्फर होता है। सम बैक्टीरिया यूज H2S एंड सल्फर इज अ सोर्स ऑफ सल्फर। तो हमारे पास कुछ बैक्टीरिया है जो H2S कंपाउंड को या सल्फाइड्स को इज अ सोर्स ऑफ सल्फर इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं। फॉस्फोरस इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द बैक्टीरियल सेल। इट इज अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ द न्यूक्लिक एसिड। हमारे पास न्यूक्लिक एसिड का हिस्सा है, पार्ट है फॉस्फोरस है, फॉस्फोलाइपेड्स का और न्यूक्लियोटाइड का एंड ATP का। तो इन तीनों कंपाउंड का हमारे पास फॉस्फोरस एक अहम पार्ट है बैक्टीरिया का। द कॉमन सोर्सेज ऑफ द फॉस्फोरस फॉर द बैक्टीरिया आर फॉस्फेट साल्ट्स। तो हमारे पास कॉमन सोर्स ऑफ फॉस्फोरस फॉर द बैक्टीरिया जो है फॉस्फेट साल्ट है। ओके जी, फॉस्फोरस के अलावा हमारे पास माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इसके बाद आते हैं, और इसके अलावा यहाँ पर एक MCQ आप याद रखना
कि यहाँ पर कैल्शियम जो है माइक्रो में नहीं आता बल्कि ये मैक्रो में आता है। तो आपने याद रखना है, यहाँ से डिस्क्लूड करें वहाँ पर इंक्लूड करना है। तो कैल्शियम मैक्रो में आता है। ओके जी। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और ट्रेस एलिमेंट आर रिक्वायर्ड ट्रेस अमाउंट बाय मोस्ट सेल्स। हमारे पास मैक्रोन्यूट्रिएंट वो न्यूट्रिएंट होते हैं जो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में यूज़ किए जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। द कॉमन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आर द सोडियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन, पोटेशियम, मैंगनीज, आयरन, जिंक, कॉपर। तो हमारे पास जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स थे वो तो या अल्कली थे या अल्कलाइन अर्थ मेटल, और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट जो है हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट है। पीरियोडिक टेबल में आप लोगों ने देखा होगा। तो ये हमारे पास ट्रांजिशन वो है एलिमेंट्स है। दे आर द पार्ट ऑफ द एंजाइम। ये हमारे पास अमूमन पार्ट ऑफ द एंजाइम होते हैं या कोफैक्टर्स होते हैं जो एंजाइम को एक्टिवेट करते हैं। और इसके अलावा ऑल दीज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आर ऑब्टेन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम देयर एनवायरनमेंट। सम ऑफ द बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन द एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक माइक्रोन्यूट्रिएंट व्हिच आर कॉल्ड फास्टिडियस ऑर्गेनिज्म। तो हमारे पास वो ऑर्गेनिज्म जो बगैर दे स्पेसिफिक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं रह सकते, तो उनको हम फास्टिडियस ऑर्गेनिज्म कहते हैं, यानी उन बैक्टीरिया को। ओके जी। क्लासिफिकेशन ऑफ द बैक्टीरिया। यहाँ पर बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, फ्लैजेला एंड ऑन द बेसिस ऑफ द मोटिलिटी। तो ये पोर्शन इंपॉर्टेंट पोर्शन है इस चैप्टर का। आइए पहले यहाँ पर बैक्टीरिया को इंट्रोड्यूस किया गया है, तो ये पढ़ते हैं। बैक्टीरिया हमारे पास सिंगल सेल माइक्रोब्स है और इनका जो सेल है वो प्रोकैरियोटिक सेल से बना है, यानी कि ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, एर्गन मेम्ब्रेन नहीं होता, या ऑर्गेनिल होते हैं लेकिन उसके एर्गन मेम्ब्रेन नहीं होते, और इनमें एक सर्कुलर लूप डीएनए पाया जाता है। ओके जी। अभी हम क्लासिफाई करने वाले हैं और ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है। बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी, कोकाई का मतलब है वो बैक्टीरिया जो ओवल इन शेप या स्पेरिकल इन शेप होते हैं। यही स्पेरिकल इन शेप बैक्टीरिया हमारे पास पेयर शक्ल में भी होते हैं। अगर पेयर में पाए जाते हैं तो इनका एग्जाम्पल है नेमोकोकाई, मेनिंजोकोकाई, गोनोकोकाई। ये 3 एग्जाम्पल आपने याद रखने हैं। अगर यही बैक्टीरिया हमारे पास 4 सेल कंबाइन होकर पाए जाए तो ये हमारे पास टेट्रामीन 4 टेट्रेट्स, जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल है माइक्रोकोकाई। अगर ये बैक्टीरिया चेन शक्ल में पाई जाए तो इसको हम स्ट्रेप्टोकोकाई कहते हैं। अगर यही बैक्टीरिया ग्रुप शक्ल में पाया जाए तो इसको हम स्टेपाइलोकोकाई बैक्टीरिया कहते हैं। ओके जी। ये हमारे पास था ओवल इन शेप बैक्टीरिया। अब इसी का नंबर पर आते हैं बेसिलाई। बेसिलाई का मतलब है रॉड इन शेप, यानी कि रॉड शक्ल में जो बैक्टीरिया पाई जाए, और इनको मजीद क्लासीफाई किया है कोकोबेसिलाई। इनविच लेंथ एंड वेट आर अप्रोक्सीमेटली सेम। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ब्रोसेला है। ब्रोसेला इस तरह का बैक्टीरिया है, रॉड शेप बैक्टीरिया है जिसका लेंथ एंड वेट बिल्कुल इक्वल इन शेप होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है। इसके अलावा स्ट्रेप्टोबेसिलाई है। स्ट्रेप्टोबेसिलाई विच अरेंज इन चेन। हमने पहले ऊपर भी पढ़ा कि स्ट्रेप्टो का मतलब है अरेंज इन चेन। अगर स्ट्रेप्टोबेसिलाई आए तो मतलब रॉड शेप बैक्टीरिया चेन शक्ल में पाई जाए तो स्ट्रेप्टोबेसिलाई कहते हैं। यही बैक्टीरिया अगर कॉमा शेप में पाई जाए, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है विब्रो बैक्टीरिया। अगर यही रॉड शेप बैक्टीरिया हमारे पास स्पाइरल इन शेप पाया जाए तो ऐसे हम स्पाइरलम बैक्टीरिया कहते हैं। ओके जी। हमारे पास 1 कोकाई हुआ, बेसिलाई हुआ। 3rd नंबर पर है स्पाइरोकिटिस। हमारे पास सिलेंडर इन शेप, फ्लेक्शियस एंड स्पाइरल, जैसे कि हमारे पास ट्रेपोनिमा है। आपने ट्रेपोनिमा के एग्जाम्पल को याद रखना है कि हमारे पास स्पाइरोकिटिस है। ओके जी। एक्टिनोमाइटस। अगर कोई भी बैक्टीरिया के बारे में, अगर किसी भी बैक्टीरिया के बारे में वहाँ पर पेपर में फिलामेंटस का जिक्र आए तो आपने एक्टिनोमाइटस को क्लिक करना है, क्योंकि ब्रांचिंग फिलामेंटस बैक्टीरिया सिर्फ हमारे पास एक्टिनोमाइटस पाए जाते हैं। यहाँ पर डायग्राम की मदद से आपको क्लैरिफाई की जा रही है कि कोकाई किस तरह का है, स्पेरिकल इन शेप, और बेसिलाई हमारे पास रोड इन शेप है, स्पाइरल हमारे पास स्पाइरल इन शेप है। तो ये हमारे पास डिफरेंट एग्जाम्पल है। ओके जी। ऑन द बेसिस ऑफ द न्यूट्रिशन बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया है। वो बैक्टीरिया होते हैं जिसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। हाँ, अगर कम हो तब भी रह सकती है, लेकिन ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बिल्कुल ज़रूरी है। हमारे पास ऑप्शन ए पर आता है ऑब्लिगेट एरोबिक बैक्टीरिया। वो बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन का होना इनके लिए बहुत ज़रूरी होता है, विदाउट ऑक्सीजन ये बिल्कुल नहीं रह सकती। हमारे पास एग्जांपल है पी एर्ग्योनस, यानी कि स्यूडोमोनास एर्ग्योनस बैक्टीरिया है। और ऑप्शन बी जो फैकल्टेटिव एरोबिक बैक्टीरिया है, ये अपनी मर्जी से रहती है। अगर ऑक्सीजन का होना तो लाजमी है, लेकिन अगर ना हो तब भी वो सर्वाइव कर सकती है। माइक्रो एरोपेलिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया है जहाँ पर ऑक्सीजन थोड़ा सा भी कम होना तो वहाँ पर रह सकती है। माइक्रो मीन कम, एरोपेलिक मीन ऑक्सीजन, यानी कि कम एयर ऑक्सीजन में भी अपनी सर्वाइव कर सकती है, जैसे कि हमारे पास कैम्पेलोबैक्टर जेजुनी है। ऑप्शन बी फैकल्टेटिव एरोबिक माइक्रो एरोपेलिक में क्या फ़र्क है? फैकल्टेटिव अपनी मर्जी से रहती है और माइक्रो एरोपेलिक
कम ऑक्सीजन एरिया में भी रह सकती है। ओके जी, सेकंड पर है एनारोबिक बैक्टीरिया। वो बैक्टीरिया है जिसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज़रूरी नहीं होती, मतलब कि अगर ऑक्सीजन हो तब वो सर्वाइव नहीं कर सकती। तो इन द एब्सेंस ऑफ द बैक्टीरिया ये सर्वाइव करती है। हमारे पास क्लोस्ट्रीडियम टेटिनी है और बैक्टीरिया है। क्लोस्ट्रीडियम टेटिनी हमारे पास टेटिनस डिजीज़ को काज करती है ह्यूमन में। इन कॉन्ट्रैक्शन डिजीज़ है तो एक हमारे पास क्लोस्ट्रीडियम टेटिनी है, विदाउट ऑक्सीजन ये रहती है। ओके जी, हमारे पास एरोटोलरेंट एनारोबिक, अगर ऑक्सीजन की डिफिशियंसी भी हो, अगर कम भी हो, अगर ऑक्सीजन थोड़ा सा भी उस एनवायरनमेंट में मौजूद हो तब भी सर्वाइव कर सकती है, ऑक्सीजन को टॉलरेट कर सकती है। तो हमारे पास इनको एरोटोलरेंट एनारोबिक बैक्टीरिया कहते हैं, यानी कि अगर ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में मौजूद भी हो तब भी वो सर्वाइव कर सकते हैं, ये टॉलरेंट ऑक्सीजन को बर्दाश्त कर सकती है। तो हमारे पास यहाँ पर इनडिफरेंट टू ऑक्सीजन है एनारोबिक बैक्टीरिया। ओके जी, बेस्ड ऑन कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास नंबर 1 पर है कैपेनोपेलिक बैक्टीरिया विच रिक्वायर हायर अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर द ग्रोथ। यहाँ पर आ सकते हैं कैपेनोपेलिक बैक्टीरिया कौन सी बैक्टीरिया है जो कार्बन डाइऑक्साइड हार्मोन में सर्वाइव करती है, यानी कि ऑक्सीजन। तो ये आपने याद रखना है। फॉर एग्जांपल हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा ब्रुसेलस बोर्टस। हमारे पास सी नंबर टेम्परेचर आता है, टेम्परेचर के बेस पर डिवाइड किया गया है। और हमारे पास फर्स्ट पर आता है सैक्रोपाइल जो हमारे पास है वो बैक्टीरिया जो 0 to 20 डिग्री हमारे पास सर्वाइव करती है। हमारे पास एग्जांपल है एर्थ्रोबैक्टर एंड सैक्रोबैक्टर एंड मेंबर ऑफ द जेनरा हाल्मोनस एंड सूडोमोनास, हाइपोमोनास एंड स्पेंगोमोनास। तो कोई भी बैक्टीरिया अगर मोनस पर ख़त्म होता है, मोनस तो ये हमारे पास सैक्रोपाइल्स बैक्टीरिया है ना कि टेम्परेचर 0 to 20 डिग्री को टॉलरेट करती है। हमारे पास मीजोपाइल यानी कि मिडल टेम्परेचर लेवल है, माइक्रोब दैट ग्रो इन 25 to 40 डिग्री यानी कि रूम टेम्परेचर पर सर्वाइव करती है। हमारे पास एग्जांपल है लिस्ट्रिया मोनोसाइटोजिन एंड स्टेफाइलोकोकस एरोरस एंड एस्टेरिचिया कोलाई हमारे पास जो है ये मेजोपाइल्स है। जी हाँ, और थर्मोपाइल्स टेम्परेचर लेवल हाई टेम्परेचर लेवल बैक्टीरिया है हमारे पास 55 to 80 डिग्री है, यानी कि बेसिलस और स्टेरोथ्रोपाइल्स एंड एलोकोपाइबिलस एंड एसिडोक्लेड्रोइस हमारे पास ये इस तरह के बैक्टीरिया है। अगर कोई भी बैक्टीरिया पेलस या डेरियस यूएस पर ख़त्म होता है तो हमारे पास थर्मोपाइल्स है, हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकती है, बर्दाश्त कर सकती है। हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ द पीएच डिवाइड किया गया है। एसिडोपाइल यानी एसिडिक लेवल्स हमारे पास 4 डिग्री बैक्टीरिया सर्वाइव करती है, जैसे कि हमारे पास लैक्टोबैसिलाई है, एग्जांपल आपने याद रखना है। अल्कलीपाइल्स हमारे पास बेसिक लेवल है यानी कि 8.2 to 8.9 अगर पीएच हो तो ये बैक्टीरिया सर्वाइव कर सकते हैं। वेब्रियो कोलेरा आपने पिछली स्लाइड में पढ़ा। और हमारे पास न्यूट्रोपाइल है, न्यूट्रल जो न्यूट्रल होते हैं हमारे पास फॉर एग्जांपल 7.2 7.6 तक पीएच तक सर्वाइव कर सकते हैं। हमारे पास वो बैक्टीरिया न्यूट्रोपाइल्स में आते हैं। हमारे पास ये लाइट फोटोट्रॉप्स बैक्टीरिया ड्राइविंग एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट, यानी कि सनलाइट के ऑटोट्रॉप्स होते हैं। फोटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म सच एज एल्गी, केल्प, अदर प्रोटिस्ट सच एज यूग्लिया एंड फाइटोप्लैंक्टन एंड द बैक्टीरिया सच एज साइनोबैक्टीरिया। बहुत इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया हमारे पास फोटोट्रॉप बैक्टीरिया है। इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट अपना वो फूड तैयार करती है, सर्वाइव करती है। ओके जी, केमोट्रॉप्स हमारे पास वो बैक्टीरिया है जो एनर्जी को लेती है किस चीज़ से, केमिकल से। ओके जी, आगे जाते हैं। हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर पर बेस पर डिवाइड किया गया है। हेलोपेल्स का मतलब है साल्ट लेवल, हाई साल्ट में रहते हैं, और ऑस्मोपेल्स हमारे पास हाई शुगर कंसंट्रेशन में रहते हैं। तो अपने ये टर्म को याद रखना है और थोड़े से आपने एग्जाम्पल भी अपने साथ याद रखने हैं। कार्बन सोर्सेस हमारे पास ऑटोट्रॉप्स भी होते हैं, यानी ऑटोट्रॉप्स जो खुद अपना फूड न्यूट्रिशन तैयार करते हैं, विच प्रोड्यूस इनऑर्गेनिक कार्बन इनटू ऑर्गेनिक कार्बन सच एज थ्रू फोटोसिंथेसिस। इनऑर्गेनिक कार्बन का मतलब है जो एनवायरनमेंट में इनऑर्गेनिक कार्बन है उसको रिड्यूस करता है थ्रू फोटोसिंथेसिस टू ऑर्गेनिक कार्बन, तब वो कार्बन इस्तेमाल करते हैं एज अ फूड। और हेटरोट्रॉप्स बैक्टीरिया दैट ग्रो बाय यूजिंग द कार्बन दैट हैज़ बीन रिड्यूस्ड बाय द ऑटोट्रॉप्स। ये वो कार्बन है जो प्लांट लेती है अपन, यानी कि ऑटोट्रॉप्स होते हैं, तो वही कार्बन पर ये हेटरोट्रॉप्स बैक्टीरिया लेते हैं और अपना खुराक तैयार करते हैं, यानी कि दूसरी ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करता है। हेटरोट्रॉपिक्स में आते हैं वो बैक्टीरिया।
हमारे पास है कुछ बैक्टीरिया, ये हमारे पास मेथड ऑफ द ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन है, और इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ द फ्लैजेला है। फ्लैजेला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है, और इसी से आपके एमसीक्यूज आएंगे। और इसके बाद फिर ऑन द बेसिस ऑफ द मोटिलिटी है, और ये दोनों आखिरी जो स्लाइड है बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है। मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म एज दे कैन नॉट सिंथेसाइज एंड देयर ओन। हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया है जो खुद फूड तैयार नहीं कर सकती, और जैसे कि हमारे पास सिम्बायोटिक बैक्टीरिया भी वो बैक्टीरिया है जो कम्युनिकेशन दूसरे रिलेशनशिप के साथ अपना खुराक लेते हैं, यानी कि होस्ट के साथ रिलेशनशिप बनाता है, उनको भी फ़ायदा देता है और ख़ुद भी न्यूट्रिशन लेता है, फ़ायदा लेता है। तो ये सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है। और पैथोजेनिक बैक्टीरिया अपने होस्ट को डिजीज़ उसमें काज करता है और खुराक लेता है, यानी कि नुकसान देता है, तो पैथोजेनिक बैक्टीरिया है। और सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया है जो डेड डेड बॉडी से या डेड ऑर्गेनिज्म से अपना फूड लेते हैं, और वो सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया में आते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द मोटिलिटी, जी हाँ, ऑन द बेसिस ऑफ द मूवमेंट को बैक्टीरिया को क्लासीफाई किया है। हमारे पास कुछ एक तरह के बैक्टीरिया है जो मूवमेंट करते हैं, तो उसे हम मोटाइल बैक्टीरिया कहते हैं। हमारे पास एग्जांपल है साल्मोनेला, वाइब्रोकोलोरा एंड सुडोमोनास। तो आपने 3 एग्जांपल याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है इसके लिहाज से। नॉन मोटाइल नॉन मूवमेंटर बैक्टीरिया कौन से? स्टेफाइलोकोकस एंड शाइगेला। शाइगेला मैंने आपको पहले बताया कि इंटेस्टाइनल डिजीज़ को काज करते हैं, और ये हमारे पास नॉन मोटाइल है। हमारे पास मोटिलिटी टेस्ट परफॉर्म किया जाता है कि कौन से बैक्टीरिया मूवमेंट करते हैं, कौन से नहीं, तो इसके लिए मोटिलिटी टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। हमारे पास जैसे कि आप देख सकते हैं 3 ट्यूब्स है। पहला ट्यूब एम्प्टी है, सेकंड ट्यूब में इन्होंने बैक्टीरिया डाला है, लेकिन वो सीधा एक लाइन ड्रॉ किया है, एक ही लाइन को ड्रॉ किया है, स्टेप लाइन को ड्रॉ किया है। तो इसका मतलब है कि ये नेगेटिव टेस्ट शो करता है, यानी कि मूवमेंट नहीं करते ये बैक्टीरिया। अगर 3rd नंबर पर हम आए तो एक कलरफुल जो ट्यूब आप देख रहे हैं, इसका मतलब है कि बैक्टीरिया ने मूवमेंट किया है, तभी ये ट्यूब कलरफुल हो चुका है, तो हमारे पास पॉजिटिव मोटिलिटी शो करता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके जी, तो ये हमारे पास थे कुछ इंपॉर्टेंट स्लाइड। मुझे पता है कि एग्जांपल याद रखना और विथ टर्म तो ये थोड़े से मुश्किल है, लेकिन अगर 2 बार अगर आप इस स्लाइड को रीड करें तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। क्लासिफिकेशन बिल्कुल ईजी है, लेकिन आपने एग्जाम्पल को भी याद रखना है। 2-2, 3-3 एग्जाम्पल आपने उठाने एक क्लासिफिकेशन से, और इसके अलावा आपने हेलोपिल्स, थर्मोपिल्स और तो ये सारे टर्म्स को आपने थोड़े से अपने जहन में याद रखने हैं। बाकी इंशाल्लाह इससे एमसीक्यूज आएंगे, और आपने दोबारा 2-3 बार अपने स्लाइड रीड करने हैं। तो हमारा चैप्टर यहीं तक था, माइक्रोबायोलॉजी चैप्टर। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर भी अपलोड करते जाएंगे मुख्तलिफ सब्जेक्ट के। तो आज तक इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।